जय साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी आप लोग जानते हैं कि बेहतरीन पर्यावरण और ईवीएस के पर्यावरण से मुख्य जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास शुरू हो गया है और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आप लोग जानते हैं कि सेशन कितने महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और कितनी इजी टॉपिक है, कितनी आसान से भाषाओं में समझाई जाती हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए कितने यूजफुल हो सकती हैं। इसमें से पेडागोजी भी आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, इसको सेशन को देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो का जो शुरू होगा वो कैसे पता चलेगा कि पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो आपको लगेगा कि हम आधा अधूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम में बेहतर रिस्पांस दे के भी आएंगे। तो उसी क्रम में आज मैं अगले टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, परितंत्र के घटक। ठीक है, कल हमने पढ़ा था पारिस्थितिक परितंत्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परितंत्र के घटक। क्या साथी? परितंत्र के घटक। परितंत्र के घटक। ठीक है, बताइए, इसमें दो घटक आ जाते हैं। पहला क्या आता है? पहला आता है जैविक घटक। कौन सा घटक? अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में क्या आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अजैविक घटक में 3 प्रकार के कारक आते हैं। कितने? 3 प्रकार के कारक आते हैं। कितने प्रकार के साथी? 3 प्रकार के कारक आते हैं। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूं 3 प्रकार के कौन से कारक आते हैं। ठीक, एक आता है भौतिक कारक। कौन सा कारक? भौतिक कारक। ठीक है, और अगला आता है अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक और कार्बनिक। इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो भौतिक कारक में क्या हो जाता है? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल, ठीक है, क्या आ जाता है? तापमान आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, वायु आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वायु आ जाएगी, आर्द्रता आ जाएगी, जलवाष्प आ जाएगी। ये किस कारक में है? नहीं, जलवाष्प नहीं आएगी। ठीक है, आर्द्रता आ जाएगी और क्या आ जाएगा? वायुमंडलीय दाब आ जाएगा। वायुमंडलीय दाब आ जाएगा। ठीक है, यह क्या है? यह क्या है? भौतिक कारक। और अकार्बनिक में क्या आ जाता है? जैसे जल, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यह क्या हो जाते हैं? अकार्बनिक पदार्थों में आ जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थों में क्या आ जाता है? कार्बनिक पदार्थों में क्या आ जाता है? प्रोटीन आ जाता है साथी। क्या आ जाता है? प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, लिपिड्स आ जाते हैं और ह्यूमस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ह्यूमस आ जाते हैं। बताइए, इतना क्लियर है? यह किसके हैं? बताइए, अजैविक के।
दूसरा जो होता है, दूसरा जो है साथी, कौन सा दूसरा, वह क्या होता है, जैविक कारक। यह अजैविक कारक और दूसरा जैविक कारक। कैसे कारक, जैविक कारक, ऐसे कारक जो जीवधारियों से संबंधित होते हैं। तो जैविक कारक में भी क्या आ जाते हैं, 3 प्रकार के आ जाते हैं। ठीक है, तो जैविक कारक में भी कितने प्रकार के आ जाते हैं साथी, तो 3 प्रकार के आ जाते हैं। उसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला जो होता है वह होता है उत्पादक। कौन होता है, उत्पादक। दूसरा जो होता है वह कौन होता है, उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता। और जो तीसरा होता है वह कौन होता है, अपघटक होता है, अपघटक हो जाए, डिकम्पोजर, जिसको अपघटक कहते हैं। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, और उत्पादक में क्या आ जाते हैं, आप लोग जानते हैं कि उत्पादक में कौन आ जाएंगे, तो पेड़ पौधे आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सब किस में आ जाती हैं, उत्पादक में आ जाती हैं। ठीक है, और इनका स्वरूप कैसा होता है, तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता में कौन आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएंगे, जीव जंतु। ठीक, और यह कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, मतलब दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, जंतु होते हैं और दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, परपोषी, परपोषी होते हैं, मतलब दूसरे पर आधारित होते हैं। तो वे कौन होते हैं, उपभोग करने वाले, अर्थात उपभोक्ता। और अब अपघटक जो होते हैं यह सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन, सूक्ष्म जीव। जैसे इसमें क्या, कवक आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कवक आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा। ठीक है, और ये जानते हैं आप लोग ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं सब, और कवक, शैवाल और जीवाणु। आप लोग जानते हैं सड़ी गली चीजों को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो अपघटक ही कार्य करता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित क्रम में होता है, यह आप जानते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में हेडिंग क्या है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। एक बताइए होता है कि नहीं होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक देता हूं उदाहरण। ठीक है, मैं दे रहा हूं सूर्य, घास, हिरण, बाघ। अब यह सूर्य से क्या होगा, घास, घास से हिरण और हिरण से बाघ। ध्यान दीजिए, तो एक दिशा हुआ कि नहीं बताइए। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से भोजन अपना किसने बनाया, घास ने बनाया। घास से अपना भोजन किसने बनाया, हिरण ने बनाया। हिरण से भोजन किसने बनाया, बाघ से बनाया। ऐसा तो नहीं ना होगा कि बाघ से सूर्य हो जाएगा, बताइए, या सूर्य से बाघ भोजन प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है, बताइए ऐसा है, या सूर्य से हिरण भोजन प्राप्त कर सकता है, नहीं ना। तो यह एक क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में होता है, यह एक निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में होता है।
बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक, यह खाद्य श्रृंखला हो गई। एक नाम सुने होंगे खाद्य जाल, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा। खाद्य जाल, इसमें क्या होता है देखिएगा, खाद्य जाल जो होती है उसमें पहला पॉइंट लिखिए। तो इसमें क्या होता है खाद्य जाल में, कि इसमें खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक जो संबंध होते हैं, किसके? खाद्य श्रृंखला के, वह खाद्य जाल कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक संबंध, खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक संबंध खाद्य जाल कहलाते हैं। खाद्य जाल कहलाते हैं। और जैसा कि मैंने हमें अभी लिखा, खाद्य जाल में क्या साथी? खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, अब आते हैं पिरामिड पे, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, किसको? ऊर्जा का पिरामिड। मैं पिरामिड का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा बस परितंत्र के घटक में बस मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, तो पिरामिड को मैं पढ़ाऊंगा। ऊर्जा के पिरामिड जो जितने भी प्रकार के हैं सारे को मैं बताऊंगा आपको, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं जितना चल रहा हूँ उस जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से बस पढ़िए। आप कोई बिना क्वेश्चन किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, पिरामिड को मैं डिटेल करूंगा। एक दिन पिरामिड टॉपिक में लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अभी जो मिल रहा है उसको क्या करिए, ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिए बच्चा, नहीं तो पता चलेगा कि वो अभी चला जाएगा। ठीक है, मैंने क्या हेडिंग बोला? ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, इसमें एक शब्द लिखिएगा, यह सदैव सीधा बनता है। सदैव सीधा बनता है। क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। जैसे क्या, कैसे बनता है? ध्यान दीजिएगा, कैसे बनता है तो मैं बता दे रहा हूं आपको। ऐसे बनता है। अब पिरामिड तो बताना नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि मिस्र की जो पिरामिड है उन्हीं से इनको क्या लिया गया है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? पिरामिड कहा जाता है इनको। कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं हो रही होगी, मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत है ही नहीं। ठीक, देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, तो आप लोग जानते हैं इसमें क्या साथी? इसमें जानते हैं कि सूर्य होता है। क्या होता है? इसमें सूर्य होता है, दिख रहा है, सूर्य होता है, उत्पादक होता है, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, यह क्या होता है? सदैव सीधा बनता है, अर्थात यह ऐसा नहीं होगा, कोई इसका क्रम नहीं बदलेगा, या क्या बनेगा? सदैव सीधा। इसी को मैंने लिखा क्या? यह सदैव सीधा बनता है। सीधा बनता है, क्योंकि बताइए इसमें कोई भी क्रम गड़बड़ हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि सूर्य से क्या होगा? उत्पादक
अपना भोजन बनाएंगे, उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता भोजन बनाएंगे, प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता भोजन बनाएंगे और द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता बनाएंगे। यहीं पे एक आता है लिंडमैन का 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। ठीक है, किसका है? लिंडमैन का 10% का, लिंडमैन के 10% का नियम, 10% का नियम। जैसे ध्यान दीजिएगा यह नियम क्या कहता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, पौधे हैं, हिरण है। ठीक है, तो ये इतने में मैं समझा देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक, तो जो सूर्य से पौधे लेंगे और पौधे से हिरण लेंगे, अर्थात इसका सिर्फ 10% इसमें, और इस 10% जो पौधे लेंगे, पौधे का 10% इसमें। ठीक, उसी तरह हिरण से 10%, हिरण से 10% कौन लेगा? बाघ लेगा। ठीक है, तो यही कहलाता है क्या? लिंडमैन का 10% का नियम। अर्थात प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 10-10% क्या होती हैं? एनर्जियां ट्रांसफर होती रहती हैं। 10% यहाँ भी, 10% यहाँ भी, 10% इसका यहाँ भी, इसका 10% ये लेते हैं, पूरा 100% नहीं ले पाते। यही कहलाता है लिंडमैन के 10% का नियम कहलाता है। बताइए कोई दिक्कत? और आप जानते हैं यहाँ क्या है? निम्न से उच्च, उच्च से निम्न। ठीक है, इस ध्यान रहेगा ना। जैसे कि इधर से इधर चलेंगे तो उच्च होगा और इधर से इधर चलेंगे तो निम्न होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उच्च इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य जो है इसका क्या है? प्रमुख स्रोत है। ठीक है, सूर्य के बिना यह सब चीजें संभव नहीं है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक? रोज रोज भूल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। समझ में तो आ रहा है ना बच्चा? समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? बताइए, समझने में कोई दिक्कत है तो। अब एक नया शब्द मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ठीक है, क्या लेके आऊंगा? नया शब्द लेके आऊंगा, और उस नया शब्द का नाम क्या है? इकोसॉफी। इकोसॉफी, इकोसॉफी क्या होता है बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए साथी, क्या होता है इकोसॉफी? इकोसॉफी क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए बेहतरीन तरीके से। किसको पढ़ना है हमको? इकोसॉफी। क्या पढ़ना है? इकोसॉफी। इकोसॉफी बताइए। इकोसॉफी, ठीक है साथी। और इसको दिया था किसने? अर्निस्ट नेस ने दिया था। किसने दिया था? तो अर्निस्ट नेस के द्वारा, अर्निस्ट नेस के द्वारा दिया गया था। इसमें होता क्या है इकोसॉफी में? तो आपको बता दें कि पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा प्रस्तुत की गई थी। पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा इसमें दी गई थी। ठीक है, अब अगला आते हैं गहन, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट
शब्द हैं, समझिएगा, वो मैं चल रहा हूँ लेकर। कोई दिक्कत नहीं ना है, दिखने में नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेके चल रहा हूँ जिसको एग्जाम में हूबहू छपते हैं। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो गहन पारिस्थितिकी देखते हैं। कौन सी पारिस्थितिकी? गहन पारिस्थितिकी। आगे आते हैं, आगे देखते हैं गहन पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, ठीक है। तो गहन पारिस्थितिकी में क्या होता है साथी? इसको भी 1972 ईस्वी में दिया गया था, अर्निस्ट नेस द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा? अर्निस्ट नेस। कब दिए थे? तो 1972 में दिए थे, ठीक है, 1972 में दिए थे। इसमें क्या होता है? प्रकृति केंद्रित विचारधारा इसमें होती है, ठीक है। क्या होती है? प्रकृति केंद्रित विचारधारा, अर्थात इस विचारधारा का कहना है कि मानव प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है। मानव प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आपको? बताइए। अब आते हैं जैव विविधता। क्या साथी? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, जैव विविधता। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं। कैसे? भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, और किसमें? बहुलता और अधिकता में रह रहे हों। बहुलता और अधिकता में रह रहे हों, और एक परितंत्र बना रहे हों। क्या बना रहे हों? परितंत्र। उसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। मतलब जैव विविधता मतलब जीवों की विविधताएं। जैसे मान लीजिए मैं एक चीज देता हूं कि मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र है, ठीक। इसमें पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां भी हैं छोटी छोटी, शेर भी है, बाघ भी है, चीता भी है, ठीक है, तेंदुआ भी है, तेंदुआ भी है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि हिरण भी है, ठीक है, हिरण भी है, बत्तख भी हैं जंगली, सूअर हैं, सूअर है। यह सब क्या है? एक ही परिवेश में पाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है? भिन्न भिन्न अधिकता है। अब इसमें हो सकता है कि सूअर की अधिकता ज़्यादा हो इस क्षेत्र में, शेरों की अधिकताएं ज़्यादा हो, शेरों की मात्राएं ज़्यादा हो, बाघों की मात्राएं ज़्यादा हो या कम हो, चीते की मात्रा अधिक हो या कम हो। तो यह क्या होता है? एक जो क्षेत्र होता है, जो एक परितंत्र होता है, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, वही परितंत्र क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक कोई दिक्कत साथी? मेरे ख्याल से नहीं होगी, नहीं है ना? बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला। ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं ना, जो क्या होंगे आपके परीक्षा में एकदम हूबहू छपने वाले, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ये एकदम ऐसे ऐसे शब्द, प्रक्रियाएं एकदम हूबहू छपती हैं पेपरों में, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत अगर है और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर कोई और तरीके से बताइए या कुछ और डीप में बताइए, तो मैं उस हिसाब से क्या करूँगा? सेशन को बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखिए प्रकार, जैव विविधता के प्रकार।
जो जैव विविधता पढ़ा रहे थे ना, जैव विविधता थी, तो जैव विविधता मैंने बताया। अब उसमें किसके, उसके प्रकार, जैसे किस किस प्रकार की जैव विविधता आती हैं, तो अनुवांशिक जैव विविधता है। कौन सी? अनुवांशिक जैव विविधता, विविधता, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? ऐसी जैव विविधता जो क्या हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। प्रजाति जैव विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रजातियां, प्रजाति जैव विविधता। बताइए, समझ पा रहे हैं ना, नाम से ही क्लियर है। समुदाय परितंत्र, समुदाय परितंत्र साथी, ठीक है, समुदाय परितंत्र क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, आते हैं। ठीक, प्रकार हो गया। अब आते हैं जैव विविधता का मापन। किसका? जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है, किन किन आधारों पे किया जाता है? तो आप जानते हैं, एक अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। क्या मैं आपको दे रहा हूं पहले अल्फा जैव विविधता, अब इसमें क्या होता है साथी? इसमें क्या होता है मित्र, देखिएगा कि जब हम परितंत्र में विविधता का मापन, जब हम परितंत्र में विविधता का मापन, विविधता का मापन संख्या के आधार पर करते हैं, संख्या के आधार पर करते हैं, तो वह कौन सा मापन कहलाता है? अल्फा जैव विविधता मापन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है साथी, दूसरा है क्या? बीटा। क्या है? बीटा जैव विविधता। बीटा जैव विविधता मापन और अल्फा जैव विविधता मापन। ठीक है, ये लिख देने से ज़्यादा आप लोगों के लिए सुग्राह्य होगा, सीखने में आसानी होगी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम परितंत्र में विविधता को, जब हम परितंत्र में विविधता को विशेषता के आधार पर मापते हैं। किसके आधार पर? विशेषता के आधार पर मापते हैं। जैव विविधता को विशेषता के आधार पर मापते हैं, तो वह कौन सा परीक्षण कहलाता है या मापन कहलाता है? तो बीटा जैव विविधता मापन। अब आते हैं गामा जैव विविधता मापन। कौन सा? गामा जैव विविधता मापन। ठीक है साथी, ठीक है मित्र। तो इसमें क्या होता है कि जब हम समग्र मापन करते हैं, क्या साथी? समग्र मापन, समग्र मापन अर्थात अल्फा बीटा प्लस अन्य विशेष गुणों पर, अन्य विशेष गुणों के आधार पर जब मापन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? गामा जैव विविधता मापन कहलाता है। तो आज के लिए बस सेशन को इतना ही रखेंगे साथी। ठीक है। और एक चीज और सुन लीजिए, तो जैव विविधता की शर्त थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जैव विविधता
की शर्त। अभी आपसे नहीं प्रकृति रखेगी, अर्थात जैव विविधता पनपती कैसे है या कैसे रहेगी, तो यह आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, साथी कि वर्ष भर अत्यधिक तापमान होना चाहिए। तापमान का होना। दूसरी बात, वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा होनी चाहिए। ठीक है साथी, तो वह क्या होता है, जैव विविधता की शर्त कहलाती है। ठीक है, तो देखिए आज का बेहतरीन सेशन रहा कि नहीं रहा, आप लोग खुद करिए, सेट मारिए, उसके बाद बताइए हमें कि इस क्या बोलते हैं कि यह जो क्लास है यह आपके लिए संजीवनी बूटी के समान है कि नहीं है। ठीक है साथी, तो मित्र, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मैं आज इस सेशन को यहीं तक रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आप ही ऐसा कर सकते हैं, आप में ही वह ताकत है। बाकी हम लोग अपना 100% देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।